खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन आज से 2 रोजा हड़ताल पर है। 9 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खदमात मुतासिर होने का खदशा है। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकिली जैसे बैंक खदमात मुतासिर हो सकती है। ऑल इंडिया बैंक अफसर कन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। सवाल यह है कि आखिर मुल्क में क्या हो रहा है? क्या वजह है कि आप बैंक के मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ बरसरकार है? क्या उन्हें उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं या फिर उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधोहानक नजर आ रहा है? हकीकत कुछ भी नहीं, लेकिन अवाम परेशान है और हमेशा अवाम को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में करीब 5,000 बैंक बंद हैं, 70,000 मुलाजमीन सड़कों पर है। सिर्फ अहमदाबाद में 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन हड़ताल पर है। राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी आज 2 दिन से हड़ताल पे है और खास तौर पे आज हड़ताल का पहला दिन और इसी के साथ कई सारे कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के ये हड़ताल है, लेकिन ये हड़ताल कितनी मुमकिन होगी और किस तरीके से केंद्र सरकार को आप अपनी बात रखने जा रहे हो? पूरे भारतवर्ष में आज 12 लाख से ज़्यादा लोग बैंकर्स हड़ताल पे है। आज पूरा भारत का इकोनॉमी आज चौपट हो चुका है। आज के दिन में पूरा पहिया बंद हो चुका है। हमारा आम जनता को अपील है और आम जनता को जागरूक करने के लिए हम रोड पे आए हैं। और ये बता दूं कि ये हड़ताल के दौरान हमारा तो सैलरी भी कटता है। बाकी के संगठनों में ऐसा होता है हड़ताल के दिन सैलरी नहीं करता है। जब बैंकर्स रोड पे आता है तो उसका सैलरी भी कटता है। उसके बावजूद 11 लाख 12 लाख लोग आज हड़ताल में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप मानते हो कि इस हड़ताल से कोई फायदा होगा? निश्चित तौर से इस पर फायदा होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है कि जनता तक अधिक से अधिक बात पहुंचाई जाए कि उनकी संपत्ति, यह हमारी संपत्ति नहीं है, बैंक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है जो रिस्क पर है, जो खतरे पर है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब महाराष्ट्र बैंक जो है वो ढह गया और वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता का ऐसा आता है वक्तव्य कि अभी 10 वर्ष लगेंगे उनको पैसे लौटाने में। तो आम जनता का ये क्या गलती है कि वो बैंक में पैसा रखते हैं, और बैंक में पैसा रखने के बाद अगर 10 साल तक उनको पैसे का इंतजार करना पड़े तो आम जनता के पैसे कितने रिस्क पर है। सरकार इसको सोच नहीं रही है। निजीकरण और बेचना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और सरकार जो है वो बेचने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, निजीकरण की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रही है। जहां पर पब्लिक का पैसा लगा है वहां पर आपके देश के हर अर्थशास्त्री को शामिल करना चाहिए, देश की जनता को शामिल करना चाहिए, सारे पार्टियों के एमपी एमएलए को शामिल करना चाहिए, तब ये बड़ा जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। लेकिन सरकार खुद से ये निर्णय ले लेती है और सीधे इस निर्णय पर बिना किसी पार्टी से बातचीत किए, बिना अर्थशास्त्री से बातचीत किए ये निर्णय पर आगे बढ़ जाती है। की बात से ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी को खास तौर पे ये जो हड़ताल है उससे फायदा तो होगा, लेकिन साथों साथ जो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो भी कर्मचारियों को फायदा है। लेकिन ग्राहक की अगर बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ग्राहक को क्या प्रॉब्लम होगी? ग्राहक को यही प्रॉब्लम होगी। मैंने बताया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो नीचे के लेवल के आदमी है, कस्टमर है, जो ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट चलाते हैं, जनधन वगैरह, बैंक की इंश्योरेंस के जो स्कीम्स है, पेंशन योजना जो है और बैंक की गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स है, उसका फ़ायदा प्राइवेट बैंक नहीं देगी। लॉकडाउन में प्राइवेट बैंक ने कहीं काम नहीं किया, ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक ने वो पैसे गरीब लोगों को बांटे हैं और उन्होंने ही काम किया है पूरा अपनी जान पे रिस्क लेके। क्या जानते हो, क्या कुछ सरकार से अपील है, क्या मांग है आप? सरकार से पहले से भी एक अपील थी, अभी भी सरकार से यही अपील है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। आप ये देखिए, अगर मैं आपसे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे एक ठेले वाला बैठा हुआ है, आप अगर उनको दिखा सकते हैं, आप उनको पूछिए कि भाई साहब आपका अकाउंट किस बैंक में है। वो बेचारा दिन का 200, 300, 500 रुपए का धंधा करता है, उसको जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, उसको जन का खाता, उसका इंश्योरेंस, उसके फैमिली का मेडिकल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? आपको क्या लगता है वो किसी प्राइवेट बैंक में जाएगा और प्राइवेट बैंक वाला उसको कुछ देगा? वो उसको पाँव नहीं रखने देगा, गेट से भगा देगा वहां से कि चला जा, तू आया कैसे यहाँ पे। उन सबकी सेवा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक करती है। हम सरकार से फिर कहते हैं, आप जनता की सरकार है और जनता के इस बैंक को आप प्राइवेट हाथों में नहीं जाने दे सकते। ठीक है, जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक है, देश की इकोनॉमी चल रही है, छोटे से छोटा आदमी, चाहे वो किसी कैडर का हो, किसी क्लास का हो, किसी जाति का हो, उसको अगर कोई सेवा दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकती है।
ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट हाउस के लिए तो सब लोग है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें भी बिजनेस चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमारे बिजनेस से है, लेकिन उसके साथ देश के विकास के, देश की जनता के विकास के, और देश के हर एक नागरिक को जो मिनिमम फैसिलिटी है। अगर आपको याद हो, मोदी जी आप आए थे जब 2014 में, तब उन्होंने बोला था कि भाई देश के हर एक नागरिक को बैंक की सेवा मिलनी चाहिए, और उनका वो सपना अगर किसी ने अच्छे से पार किया है या उसको निभाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी मेरे एक साथी ने बताया था कि आउट ऑफ 100% जनधन अकाउंट्स, 96% ऑफ जनधन अकाउंट्स वेर ओपन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे ही मतलब यूज एंड थ्रो प्रॉपर्टी नहीं है, हम यूज एंड थ्रो मटेरियल भी नहीं है आपके लिए? ठीक है, आपको हमें हमारी मांगों को जो है, हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। लोगों का ये मानना है, ये सारे कर्मचारी जो ये बता रहे हैं कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है कि लोगों का विश्वास है वो बैंक के ऊपर नहीं रहेगा, और इसी के साथ पब्लिक सेक्टर बैंक में लोगों का ज़्यादा विश्वास है। लोगों को ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा सिक्योरिटी है, और इसी की वजह से खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। यही बात को लेकर के 2 दिन तक ये हड़ताल करेंगे, और अहमदाबाद को लेकर के जो कर्मचारी है वो सामने आए हैं। न सिर्फ अहमदाबाद लेकिन गुजरात के कई जिलों में भी ये जो हड़ताल है वो 2 दिन तक जारी रहेगी। दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। आज समतीपुर के तमाम कौमी बैंकों के मुलाजमीन ने बैंक को बंद रखा और शहर में मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में बैंक मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुकेश कुमार ने बैंकों के 2 रोजा हड़ताल से होने वाले मुजाहरे का जायजा लिया। के निजीकरण के खिलाफ समस्तीपुर में 2 दिवसीय हड़ताल पर यहाँ पर बैंक कर्मी है, और उनके द्वारा समस्तीपुर के सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो समस्तीपुर के जितने भी बैंकर्स हैं उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये तमाम बैंकर्स जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार सारे सरकारी बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी के अगेंस्ट हम लोग का स्ट्राइक चल रहा है। तो ये बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और भी लोग हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं कि हमारा बैंकिंग जो वो बेच रहे हैं, बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, उसको ये चीज को नहीं करे। हमारा नया पेंशन स्कीम को खत्म कर करके पुराना पेंशन स्कीम को लागू करे, ये हम लोग की मांग है। नई बहाली करे, बहाली बंद कर दिए हैं। देश के जनता बेकार बैठा हुआ, हमारा नवयुवक युवक सब बेकार बैठ गया पढ़ लिख करके, और वो देश बेचने पर बैठे हुए हैं। बैंक बचाओ, हसन इमाम नाम हुआ मेरा। तो ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके द्वारा आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। तो 2 दिनों तक बैंकों के हड़ताल के कारण लोगों की भी परेशानी भी बढ़ने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। केरल के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए एक ही यूनिफॉर्म मुतारिफ किया गया है। कोझिकोड के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म मुतारिफ किया गया, जिसके तहत तलबा व तलबात को नीली पतलून और धारीदार कमीज पहननी होगी। हायर एजुकेशन के वजीर प्रोफेसर आर बिंदु का कहना है कि नए इकदाम से तलबा के एतमाद में इजाफा होगा। उनका कहना है कि जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज को खत्म करने में इस पहल से मदद मिलेगी। स्कूल पीटीए के सदर शब्बू का कहना है कि नया यूनिफॉर्म पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। लड़का और लड़की स्कार्फ या हिजाब पहन सकती है, इस पर किसी किस्म का कोई रोक नहीं है। ख्याल रहे कि मुतादिद मुस्लिम तंजीमों ने इस पहल की मुखालिफत की है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. ब्रेक के बाद इस्तकबाल। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है और सीएए ज़रई क़वानीन से ज्यादा काला है। ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया गया, किसानों के मुकदमात वापस लेने की तहरीरी यकीन दहानी कराई गई, लेकिन शहरियत कानून को मुखालिफत करने वाले कारकुन नौजवानों को यूएपीए के तहत जेलों में बंद कर दिया गया। दानिश अली ने क़वानीन को वापस लेने और वज़ीर आज़म को माफी मांगने का मुतालबा किया है। कृषि कानून वापस हो गए और अब जोर पकड़ रही है मांग कि सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को भी वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं मज़ीद गुफ्तगू के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब। आपने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी और इन ये जो कानून है इनको कहा था ये काले कानून है। देखिए, कृषि कानून तो काले कानून थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली किसानों से, वापस भी हो गए। जो मुकदमात किसानों पर लगे थे वो भी इन राइटिंग दिया है कि वो भी वापस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सीएए, वो उससे भी बड़ा काला कानून है। और आज भी सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, वो यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। और इसकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली की है। तो मैंने हुकूमत से मुताबिक किया है कि आप इस एक्ट को वापस लीजिए और प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये देखें तो जो भी इस सीए से जुड़े बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में, उसके इल्ज़ाम में जेलों में हैं और 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं सीए के पूरे मूवमेंट को।
इसीलिए हमने कहा है, ये जब यूएपीए में अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी मैंने उसका विरोध किया था, मैंने आगाह किया था हमने कि इसका दुरुपयोग होगा, और ये बात अब सामने आ गई है। तो सरकार को वक्त रहते ऐसे निर्दोष लोगों को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ करना चाहिए और सीएए को वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, आप इनको काला कानून बता रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से काला ही काला है? इसमें कुछ सफ़ेद है ही नहीं। जो देश का, जो हमारे संविधान का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये। मैंने उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो बुनियाद है संविधान की, कि मजहब के आधार पर हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और ये इसकी बुनियाद ही वहाँ से है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग तहरीक के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ और तहरीक को लेकर जश्न मनाया गया। साथ ही सीएए और एनआरसी को वापस लेने की मांग करते हुए हुकूमत को वार्निंग दी गई। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन और समाजी कारकुनान शामिल हुए और एक मरतबा फिर सीएए को आईनी मुखालफत करार दिया। किसान तहरीक की कामयाबी से पुरजोश एहतजाजी खवातीन ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में फिर से सड़कों पर एहतजाज करने की धमकी दी। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। नो सीएए, नो एनआरसी, नो इसीलिए आए हैं। शाहीन बाग को 2 साल हो गए ना, तो हम लोग सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और अगर हमें हमारी ये वापस नहीं ली गई ना तो हम खड़े होंगे दोबारा। वो जिस तरह से किसानों ने अपना लोहा मनवाया ना, हम भी अपना मनवाएंगे। सरकार कोरोना की आड़ में हटेंगे नहीं, अब तो खड़े रहना, सिर्फ हटवा कर ही हटेंगे हम। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि इससे आपकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी दलीलें सरकार देती रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारा इसकी करा है, स्टडी मैंने देखा है इसका, लेकिन इन्होंने बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। इसलिए अगर ये अच्छा होता तो हम लोग क्यों खड़े होते? इस तरीके से क्योंकि कोरोना आ गया था, बीच में रुक गया था आंदोलन, तो क्या मांग क्या है अब? हमारी मांग तो फिलहाल जो है, जितने भी उस आंदोलन के दौरान जितने भी यूएपीए के अंदर छात्रों को, पॉलिटिकल सपोर्टर्स को, इन सबको अंदर लेके आया, उन्हें बेल आउट भी नहीं किया गया। उनको बेल आउट नहीं, मतलब उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लिए जाए और उनको रिहा किया जाए। सेकेंडली के जो दंगे हुए हैं उसको हटाने के एवज में उसकी सुप्रीम कोर्ट सिटिंग से जांच कराई जाए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन ने शाहीन बाग का तारीखी एहतजाज आंदोलन शुरू किया था। आज उसको 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसके तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारी वो खवातीन जो इस आंदोलन में शामिल थी, इस तहरीक में शामिल थी, वो यहाँ पहुंची हैं। उनसे हम बात करते हैं। 2 साल पूरे हो गए, आंदोलन ऐसा लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन आज हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर माहौल अलग है। क्या कहेंगी? आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये तो हमारा योगदान था अपनी मुल्क के लिए कि हम महामारी को देखते हुए हमने उसे किनारा किया, लेकिन आंदोलन एक दिन भी खत्म नहीं हुआ है। तो अब क्या फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है? क्योंकि आप लोग फिर कह रहे हैं कि सीए वापस लो। देखिए, अगर सरकार बैकफुट पे है, उसने कोई कानून नहीं बनाया है, तो अभी हम भी बैकफुट पे हैं। लेकिन अगर उसे सरकार नाफिज करने की कोशिश करेगी तो जैसे हमने पहले आवाज उठाई थी वैसे ही आवाज उठाएंगे, और अब हम पूरे जोर शोर से, क्योंकि जो लोगों को पहले नहीं पता था कि इस कानून ये कितना काला है, उन सबको भी पता चल गया कानून कितना काला है। अभी देखें तो सरकार ने जो हमारे ज़री कवानीन थे, कृषि कानून थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, उनको वापस लिया, माफ़ी भी मांगी, मुकदमे थे बहुत सारे, उनको वापस लेने के लिए तहरीरी तौर पर दिया, लिखित तौर पर दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में बहुत सारे नौजवान दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में वो तमाम जेलों में बंद है। 2 साल हो गए। करोड़ों नौजवान चले जाएं, दिक्कत नहीं है, हजारों माँ बर्दाश्त करने को तैयार है ये चीज, लेकिन शाहीन बाग जिंदा रहेगा, शाहीन बाग मरेगा नहीं। अब मरा नहीं है। किसान आंदोलन में भी हम लोग साना वसाना उनके साथ खड़े हुए हैं, और हर वक्त हम लोग 1 साल पूरा है तो हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम करते रहे अपने इसमें, हम बैठे नहीं हैं। हमारा शाहीन बाग जिंदा है, हमें कोरोना के आड़ से हटा लिया गया है।
लेकिन आज हमें थोड़ा सा भी कहीं से पता चले कि शाहीन बाग में फिर मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी एनआरसी चालू होने वाला है तो हम लोग फिर बैठेंगे। हम लोग रुके नहीं हैं, हम लोग कहीं से नहीं रुके हैं। ये जो भी ये बात सोच रहा है ना, बहुत गलत सोच रहा है। हम लोग खड़े हुए हैं, पूरी ताकत से हैं और हमारी सारी महिला खड़ी हुई है। एक अथर की माँ आज परेशान है, वैसे वैसे हजारों अथर को अंदर जाना पड़े ना तो भेजेंगे। माँ का दूध पिला के जवान हुआ, ऐसी नहीं हुआ बच्चा, जाएगा। लेकिन हम लोग को ये कानून नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो किसान आंदोलन का जो नतीजा निकला, जिस तरीके से सरकार पीछे हटी, उसके बाद मांग तेज हो गई है और शाहीन बाग की महिलाएं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि सरकार को वक्त रहते सीए कानून वापस लेना चाहिए और ये मांग अब जोर पकड़ रही है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखीमपुर तशद्दुद मामले में अपोजिशन मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पर बज़िद है। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिसने किसानों को मारा है उसे वजारत में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न कौमी राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन से 10 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। उनमें 9 LNJP अस्पताल में ज़ैर इलाज है, जबकि एक फर्द को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मीडिया को बताया कि कोई तशवीश की बात नहीं है। ख्याल है कि कोरोना के नए वेरिएंट से 70 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मगरबी बंगाल, तेलंगाना से ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक हो चुकी है। आज सरदार पटेल हॉस्पिटल पटेल नगर में डिजिटल एक्सरे मशीन का इनॉग्रेशन किया गया है। 300 mA का मशीन लगाई है, मॉडर्न मशीन है बहुत ही, और जिसके अंदर मुझे लगता है जितने भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे सबका एक्सरे तुरंत कर दिया जाएगा और ये डिजिटल एक्सरे लगने से काफी सुविधा के लोगों को मिलेगी। क्या कुछ इसकी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन है और पहले एनालॉग थी, अब डिजिटल कर दी गई। मतलब मुझे लगता है जितने आएंगे उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक घंटे के अंदर भी 50 हो सकते हैं, अगर 6 घंटे में लगाएं 200-300 भी हो सकते हैं, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी बात, दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर लगातार लोगों के मन में डर, अभी तक देखिए कुल 10 केसेज कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और जो केसेज हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं जिसमें 38 पॉजिटिव हैं, और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे